नमस्कार। एमआईटी विश्व शांति विद्यापीठ एमआईटी डब्ल्यूपीयू के विश्व शांति दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं विश्व शांति संवाद। आज हमारी बात होगी ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों से जो कि अपने अपने क्षेत्र में बहुत ऊंचाई तक पहुंचे हैं। मैं आपको नाम बताता हूं तो आप जान जाएंगे कि वह हस्तियां कौन है। जाने माने निर्देशक विवेक अग्निहोत्री, अभिनेता और संगीतकार शेखर सेन जी, आईआईएम अहमदाबाद के संचालक प्राध्यापक भरत भास्कर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भूतपूर्व मुख्य शास्त्रज्ञ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन और सराहनापूर्ण सामाजिक कार्य करने वाले गढ़चिरौली की सर्च फाउंडेशन के डॉक्टर अभय बंग। और इनके साथ बातचीत संभव हुई एक कार्यक्रम में जहां एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी और एमआईटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट इनके सहयोग से भारत अस्मिता राष्ट्रीय पुरस्कार 3 फरवरी के दिन प्रदान किए गए। अलग अलग क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए यह पुरस्कार थे, जैसे भारत अस्मिता जन जागरण श्रेष्ठ पुरस्कार, भारत अस्मिता आचार्य श्रेष्ठ पुरस्कार, भारत अस्मिता विज्ञान तंत्रज्ञान श्रेष्ठ पुरस्कार और भारत अस्मिता जीवन गौरव पुरस्कार। इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन किया एमआईटी संस्था समूह के संस्थापक विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ पद्म विभूषण डॉक्टर रघुनाथ माशिलकर जी, अबुधाबी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर तैयब कमली और एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के कार्याध्यक्ष एवं भारत अस्मिता राष्ट्रीय पुरस्कार समिति के निमंत्रक डॉक्टर राहुल विश्वनाथ कराड़ जी ने। यह दिन एमआईटी संस्था समूह के संस्थापक विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी का जन्मदिन भी होता है और इसीलिए फाउंडर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। इन प्रेरणादायी असामान्य पुरस्कारार्थियों से बातचीत की है प्राध्यापक डॉक्टर गौतम बापट और श्री संकल्प सिंघाई जी ने। बॉलीवुड में कश्मीर पर फिल्म बनाने की एक लंबी परंपरा रही है, जैसे कश्मीर की कली जैसी रूमानी फिल्में, बाद में रोज़ा, फिज़ा, मिशन कश्मीर, हैदर जैसी कई फिल्में आईं जिनमें कश्मीर को एक समस्याग्रस्त क्षेत्र के रूप में दिखाया गया। लेकिन आपने कश्मीर का एक अलग ही चित्र प्रस्तुत किया। ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? क्या आपको लगता है कि कश्मीर के बारे में फिल्मों में जो नैरेटिव चल रहा था वह अधूरा था? इस विषय पे काफी बोल चुका हूं। मैंने कुछ अलग काम नहीं किया, बाकी लोग अलग तरह की फिल्में बना रहे थे। बहुत शुक्रिया। मैंने तो वो बनाया जो बनाना चाहिए। पर समस्या कुछ भारत में ऐसी हो गई है। अभी मुझसे कोई पूछ रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा पब्लिक में, वो कह रहे थे कि भाई ऐसा क्या हो गया है कि अगर भारत में आप अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के बारे में गर्व से बात करें तो जनरली आपको ऐसा माना जाता है कि आप रूढ़िवादी व्यक्ति हैं। और इसी शायद हमारे अंदर बहुत गिल्ट रहा हो, इसलिए हमने ऐसा किया। अभी मैंने 2 ही दिन पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म जो कि 15 अगस्त को आएगी इस साल, जिसका नाम है द दिल्ली फाइल, 2 पार्ट में है। पहला पार्ट का नाम है बंगाल चैप्टर, इसलिए कि मैं खुद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बेटा हूं। मेरे दोनों पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर्स थे। मेरी माँ तो शादी के 3 महीने बाद 17 साल की उम्र में जेल चली गई थी और बड़े साल वो लोग जेलों में रहे। आप जितने यहां स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं गारंटी कर सकता हूं, मैं बिना सोचे बोल सकता हूं, स्टूडेंट्स ही नहीं, उनके जो प्रोफेसर्स हैं, बड़े बड़े वाइस चांसलर से हमने रिसर्च के लिए मैं मिला हूं। जब आप शब्द बोलते हैं भारत का पार्टीशन, तो आपके दिमाग में सबसे पहली इमेज क्या आती है? सारे भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों के एक ही इमेज आती है, पंजाब का पार्टीशन, लाहौर साइड का पार्टीशन। लेकिन लोग, कोई ये पढ़ाता नहीं, कोई बताता नहीं कि पार्टीशन की जो रूट्स हैं, जो बुनियाद है, वो तो बंगाल में 1905 में रखी गई थी। पूरा जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था, जो पूरा वंदे मातरम का मूवमेंट था, जिसको हम कल्चरल रेनेसांस बोलते हैं, वो तो सारा बंगाल में रखा गया था। सारी क्रांति वहीं से शुरू हुई। अंग्रेजों ने जो बढ़ता हुआ भारतीय चेतना थी, जो पूरा वंदे मातरम, श्री औरोबिंदो आए थे और उनने और तमाम लोगों ने बंगाल में जो शुरू किया, उससे डर गए जब वो, तो उनने कहा इनको
रिलीजन के आधार पर डिवाइड कर दिया जाए। और तब ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बना, एक हिंदुओं के लिए एक मुस्लिम्स के लिए। यह अंग्रेजों ने किया। लेकिन श्री अरबिंदो ने एक न्यूज़पेपर चालू किया। आज के जर्नलिज्म को देखता हूं तो मुझे इतनी शर्म आती है कि मैं इसी देश की जर्नलिज्म है। मतलब आज भारत का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो भारत का मीडिया। वंदे मातरम की किताब अगर कहीं मिले आपको, 2 वॉल्यूम में है, मिलती नहीं है। एक तो मिलती है तो बहुत महंगी है, लोग खरीद नहीं पाते, 25-30 हज़ार रुपए में आती है। मुझे कहीं से दुर्लभ तरीके से मिल गई। उसमें सिर्फ उस वक्त के जो न्यूज़पेपर श्री अरबिंदो ने वंदे मातरम मूवमेंट शुरू वहीं से हुआ, जर्नलिज्म से। और उसमें जो उनने लिखा, पूरे भारत में ऐसी चेतना जगाई एक न्यूज़पेपर ने कि अंग्रेजों को वापस भारत और ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल को जोड़ना पड़ा। इतना ज्यादा हम लोगों ने बंगाल में वो किया, जिसके कारण जिन्ना को डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस करना पड़ा। 2 दिन में जितना कत्लेआम हुआ है भारत में, उतना कहीं विश्व में नहीं हुआ, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे बोलते हैं। ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स उसका नाम न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर्स ने रखा, जिसके कारण सुहरावर्दी को बुचर ऑफ बंगाल बोला गया, जिसके कारण गांधी जी ने वहां जाके अनशन पे बैठे और समर्पण करवाए हथियारों के। पर ये किसी को पता ही नहीं है। मैं बंगाल गया था, ऐसे ही 10-15 हज़ार स्टूडेंट्स थे। नेशनल म्यूजियम जो भारत का एक प्रेस्टीजियस मॉन्यूमेंट है, वहां पे बहुत बड़ा आयोजन था, मेरा भाषण था। मैंने उन बच्चों से 10-15 बंगाली महान व्यक्तित्वों के नाम लिए, वो जानते ही नहीं थे उनमें से 10-12 नाम। तो आज किसको पता है ये बात कि वंदे मातरम न्यूज़पेपर ने भारत की पूरी चेतना को बदल दी? किसी को नहीं पता है। क्या हुआ था नोआ खली में, कोई जानता नहीं है। क्यों गांधी जी बैठे थे, क्या क्या हुआ। अभी मेरे पूजनीय बात कर रहे थे विनोबा भावे जी की। भारत में 2 मूवमेंट्स एक ही टाइम पे शुरू हुए, जो कि जमींदारों के खिलाफ थे। एक हुआ नक्सल मूवमेंट बंगाल में, और एक गरीब दुबला पतला आदमी पांव पे घूम घूम के उसने भूदान आंदोलन चालू किया। भूदान में ज्यादा जमीन वापस दिलाई गई लैंडलेस फार्मर्स को, और नक्सल मूवमेंट में तमाम लोग मरे। तो जो भारत की सत्य और अहिंसा की जो ताकत है, भारत की चेतना, भारत की बुद्धि और भारत की जिसको विजडम कहते हैं, उसकी जो ताकत है, उसको अंग्रेज उसके सामने सर झुकाया उन्होंने। तो वो जो कहानी है, आपने जितनी भी पार्टीशन पे फिल्में देखी हैं, वो सारी की सारी हिंदुस्तान और पाकिस्तान मैत्री के ऊपर हैं। एक हिंदू यहां फंस गया, मुस्लिम वहां फंस गया, उसने इसको बचाया, कोई बुरी बात नहीं, वो होना भी चाहिए, बहुत आवश्यक है। लेकिन सारी फिल्मों में हम लोगों को गिल्टी ठहराना, जैसे हमने कोई अन्याय किया हो, जबकि आपके यहां से कुछ लोग आपकी जमीन, आपका सब कुछ छीन के चले गए। तो मुझे ऐसा लगा कि कश्मीर फाइल्स में भी मैंने वो पक्ष दिखाया जो सत्य का पक्ष था। बंगाल चैप्टर में भी हम वही दिखा रहे हैं पार्टीशन का, जिसके बारे में आज के युवा जानते नहीं है। तो युवाओं में एक नई चेतना जगाने का काम श्री अरबिंदो से प्रेरित होके हमने किया है, जिसका नाम है द दिल्ली फाइल। बहुत शुक्रिया इस नैरेटिव को बदलने के लिए, और नज़रिया बदलने के लिए काफ़ी कोशिश लगती है, और शायद विवेक जी वही कर रहे हैं, और हम उनकी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं उनकी ट्रायलॉजी का। तो तीसरा भाग हम सबके बीच में आ रहा है। जी जी बिल्कुल। मेरा प्रश्न डॉक्टर अभयभंग सर से है। गांधी जी के सिद्धांतों को आज के समय में कैसे और अधिक प्रासंगिक बनाया जा सकता है, क्योंकि आज का युवा जो उत्तर आधुनिक है, जो उपभोक्तावाद की एक आंधी से गुजर रहा है, उसको लगता है कि गांधी जी का विचार एक पुरातन विचार है। तो हमें अपनी रणनीति में, वैचारिक रणनीति में क्या परिवर्तन करना चाहिए कि युवा गांधीवाद से, आपकी परंपरा से जुड़े? गांधी जी जब गए, और अभी परसों ही 30 जनवरी उनकी शहादत का दिन हुआ, तो गांधी जी जब गए तब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो कहा, बड़ा मार्के का कहा कि आने वाली पीढ़ियां जो यहाँ बैठी हैं, आइंस्टाइन इनके बारे में कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां शायद विश्वास ही नहीं कर सकेगी कि ऐसा कोई आदमी हार्ड मास का इस पृथ्वी तल पे चला था। तो गांधी जी की ऊंचाई जो थी
वो 1000 साल में एक बार ऐसा आदमी पैदा होता है। तात्कालिक छोटी छोटी चीज़ों से हम गांधी को न आके, गांधी भूतकाल का भी आदमी था, गांधी भविष्य काल का भी आदमी था। 21st सेंचुरी में जो सबसे 3 बड़ी समस्याएं मानवता के सामने है, एक है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट का समस्या, दूसरी है दुनिया में चरम विषमता की समस्या, ट्रिलियन में पैसे किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, और तीसरी समस्या है धर्म, जाति, वंश, इसके आधार पे जो विभाजन हो रहा है। वो तीनों का समाधान गांधी ने दिया है। इसलिए मैं मानता हूं कि 21st सेंचुरी की समस्याओं को सुलझाने के लिए हमको गांधी के पास वापस जाना ही पड़ेगा। As Dr. Rahul Karad in his address mentioned, that we should not, these young minds should not follow the Western culture blindly and don't keep following them without understanding. So what do you think? What is your insight? How these young minds can maintain, or any of us, all of us, can maintain the balance between this modernity and Indian tradition and bring or maintain our health? What is your advice on that? See, the advances in science and technology are so fast, it's very difficult to keep up. But one thing we should remember is that we should not become a slave to technology. We should use technology where and when it is appropriate to solve our problems. And certainly that has happened, we can see in the last 50 years, whether it is vaccines or whether it is something simple like oral rehydration solution. It has saved, millions and millions of lives worldwide. Now, our traditional systems of medicine had a very different approach. They had a very holistic approach where they looked at the person as a whole. And in fact, what we call lifestyle factors now, the rising blood pressure, diabetes, and other non-communicable diseases, we talk about lifestyle factors and modifying them. That is what our traditional systems actually did. They told us how to moderate and regulate food, physical activity. Part of that could have been yoga, mental stress, family relationships. Mental health is a neglected area, and I would just like to mention to, but particularly young people here, that recent surveys have shown that the mental health of people between the age of 18 and 24 is actually on a downward trend. It's not improving. And older people are actually having a much better and optimistic attitude. So this really, we have to see why is this. And some of the factors are lack of physical activity and exercise, too much of fast food and over-processed food and junk food. And the third is addiction to devices, whether it is smartphone, computers or TV. So this, if you can manage, and the fourth very important one is relationships, friends and family. So people who spend less time with people and more time on their devices, people who are sedentary and not exercising, and if you are eating more of junk food, this is a recipe for disaster. Thank you very much. शेखर जी, मेरा प्रश्न आपसे है कि आपने अपने कैरियर में गायक, निर्देशक, लेखक, अभिनेता, संगीत निर्देशक जैसी अलग अलग भूमिकाएं निभाई, मगर कला के लिए आपने मोनो एक्ट को ही चुना, एकल जिसको हम बोलते हैं, और जबकि आपके पास बहुत सारे विकल्प थे। आपने भारतीय संस्कृति के अलग अलग किरदारों जैसे सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, विवेकानंद को चुना। तो आपको इनमें से किस किरदार को निभाना सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था? सभी किरदार अच्छे हैं। मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, छोटा सा। एनीवन कैन टेल मी 600 साल पहले मीन्स 1424 1424 में हिंदुस्तान का बादशाह या राजा कौन था? एनीवन? 1424 हु वाज द किंग ऑफ इंडिया? एनीवन नोज द नेम? मैं आपको नाम बता रहा हूं, अब्दुल हई। नो वन नोज अबाउट हिम। अब मैं आपको नाम बता रहा हूं 600 साल पहले कौन कौन थे। चैतन्य महाप्रभु, कबीर, अमीर खुसरो, मीराबाई, सूरदास, 500 साल पहले तुलसी, फिर महाराष्ट्र में आए तो ज्ञानेश्वर, तुकाराम। आपको समझना ये है कि ये जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति,
ये अपने राजाओं को याद नहीं करती, ये अपने संतों को याद करती। तो मुझे लगा कि मैं अपनी संस्कृति के श्रेष्ठ प्रतिनिधियों को प्रस्तुत करूं, और इसलिए मेरा पहला नाटक था तुलसी, दूसरा था कबीर, तीसरा था विवेकानंद, चौथा मैंने एक फिक्शन लिखा था साहब पिता पुत्र की कहानी पर, और पांचवा नाटक मेरा था सूरदास। दरअसल एज एन आर्टिस्ट हम लोग भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि हैं, निधिपति नहीं हैं। आपको यह समझना पड़ेगा कि प्रतिनिधि और निधिपति में क्या फर्क होता है। अभी 2-3 छोटी छोटी चीज़ें आई, उसको मैं केवल छोटी सी जोड़ रहा हूँ। आदरणीय विवेक भाई ने कहा कि बंगाल में जो हुआ उसका हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। हमें पता है, क्योंकि हमारे परिवार, हमारा पूरा गांव का गांव, आज हमारा एक भी घर वहाँ पे नहीं है। हमारा जो मंदिर है, जहाँ 650 घर थे हमारे, उस मंदिर में केवल गोबर की उपले, मराठीमध्ये गवरी ठेवण्याची जागा है, आमचा देवळ। ये जो दर्द है ये लोगों को पता नहीं है। मैं 2 बार जाके ढाका में एहसान मंजिल, जो वहाँ के नवाब का घर है, वहाँ जाके देख के आया कि यहाँ पे बना था मुस्लिम लीग, जिसने हमारे देश को तोड़ा। पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जीवन में मैंने छोटे छोटे संकल्प लिए हैं। आप में से एक भी विद्यार्थी को समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों की समस्या ये है कि हम लोगों को खाना चाहिए, हम चावल खाना चाहते हैं पर उगाना नहीं चाहते। हम दूध चाहते हैं पर गाय को पालना नहीं चाहते। मैं पिछले 5 साल से अपना उगाया हुआ चावल, अपना उगाई हुई दाल, अपने उगाई हुई भाजी पाला और अपनी गाय का दूध पी रहा हूं। मुश्किल काम है। और जब मैं केवल 20 साल का था तब मैंने एक छोटा सा संकल्प लिया और अपने सारे अंग्रेजी कपड़े जलाए, सारे अंग्रेजी कपड़े। और उस दिन से मैं केवल या तो कुर्ता पैजामा या कुर्ता धोती पहनता हूं। और 2 वर्ष का मैंने संकल्प लिया कि मैं हिंदी के अलावा, मेरे घर में मेरी मातृभाषा तेलुगु है, पितृभाषा बांग्ला है। 2 वर्ष मैंने हिंदी का संकल्प लिया और केवल हिंदी में बात की। एक भी शब्द अंग्रेजी या उर्दू या फारसी या पुर्तगीज या टर्की मैंने इस्तेमाल नहीं किया। घर में कभी 1 घंटे का प्रयास कीजिएगा, आधे घंटे का, और सोचिएगा कि जो भी आपकी मातृभाषा है, बिना किसी दूसरे शब्द का प्रयोग किए आप अगर अपनी भाषा बोल लेते हैं तो आप इस देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं। आपको दूसरे को मत सुधारिए, अपने ऊपर काम करिए। मैंने 2 वर्ष का संकल्प लिया। आज मेरे पास इतना वृहद शब्दकोश है क्योंकि अब मैं जानता हूं कि कौन सा शब्द किस भाषा से आया हुआ है और मेरी भाषा का कौन सा शब्द है। मैं इसलिए ये सारे चरित्र करता हूं क्योंकि एक तुलसी की चौपाई, एक कबीर का दोहा, एक विवेकानंद का वाक्य पूरे समाज की दिशा बदल देता है। और इसलिए मैंने इन चरित्रों को चुना और बहुत ईमानदारी से कहिए तो इन चरित्रों ने मुझे चुना। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इनको चुनूं। आज आदरणीय विश्वनाथ जी बैठे हैं, संत ज्ञानेश्वर जी के नाम पर आपने इतना सुंदर वास्तु का निर्माण किया है। ये आपके बस की बात नहीं है। आपके ऊपर ईश्वर की भी कृपा है और संत ज्ञानेश्वर की भी कृपा है, तभी ऐसे काम संभव होते हैं। तो मैं इसका श्रेय नहीं ले रहा हूं, बस ये आपको बताना चाह रहा हूं। और दूसरी बात, नाटक इस संसार की सबसे पहली विधा है, सबसे पहला परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म नाटक है। भारत का नाट्य शास्त्र 2550 साल पहले लिखा गया, अंग्रेजों के अनुसार। हमारे हिसाब से तो और पुराना है, वो भी मान लें। 2500 साल पहले जब लोगों को पता नहीं था भाषा क्या होती है, कपड़ा पहनना किसको कहते हैं, उस समय भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख गए, नवरस बताए गए। उन्होंने अष्टनायिका का पूरा वर्णन कर दिया, 108 मुद्राएं बता दी, 3 डिजाइन के थिएटर बना दिए और विथ मेजरमेंट, माप के साथ। अब आप कहेंगे फुट और मीटर तो था नहीं, तो माप है 16 हाथ बाई 32 हाथ। आप में से जो पुराने लोग होंगे उनको पता है, पहले ज़माने में कपड़ा हम लोग कहते थे 7 हाथ 6 हाथ की साड़ी है, 9 हाथ की साड़ी है। उस माप से भरत मुनि ने डिज़ाइन बनाई हुई है, वर्टिकल, स्क्वायर और ट्रायंगुलर।
थिएटर की, तो आपको वो समझना पड़ेगा कि ये हमारी विधाएं हैं। और एक छोटा सा सवाल आपसे, मैं थोड़ा समय ले रहा हूं, पर बच्चों का जानना जरूरी है। आप एक बार सिर्फ मन में पूछिए, और विवेक जी और मैं चूंकि कला संस्कृति से जुड़े हैं, तो हम दोनों के मन में ये सवाल बहुत दिन से है, क्या संगीत जरूरी है? क्या नाटक करना जरूरी है? क्या पेंटिंग, शेरो शायरी, फिल्म बनाना, ये लिखना जरूरी है? ना लिखें, क्या फर्क पड़ता है? आप गाना ना सुने 2 साल तक, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नाटक ना करें, नृत्य ना करें, पेंटिंग ना करें, मूर्ति ना बनाएं, एक फर्क पड़ता है, और जिसकी वजह से हमारे पूर्वजों ने हमको ये सिखाया। आप हर दिन नहाते क्यों हैं? क्योंकि आपका शरीर गंदा होता है। आप हर दिन कपड़े क्यों धोते हैं? क्योंकि आपका कपड़ा गंदा होता है। पर आपकी आत्मा की जो गंदगी है, उसको कौन साफ करता है? आपकी गंदगी आत्मा की, ये केवल कलाएं साफ करती हैं। इसलिए भारत के सनातन के 16वें संस्कार में संगीत है, नृत्य है, नाटक है। और एक चीज बता रहा हूं, आप किसी भी देश से संगीत, नाटक, नृत्य, साहित्य छीन लीजिए, और सिर्फ 16 से 20 साल में वो देश आतंकवाद का ध्रुव केंद्र बनता है। आपके पड़ोस में बहुत अच्छा उदाहरण है पाकिस्तान नाम का। 1989 में पाक टीवी से म्यूजिक, डांस, थिएटर, शेरो शायरी, मुशायरा बंद हुआ। इन 16 ईयर इट बिकेम द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। इस बात को समझिए। हम लोग इस बात से दुखी होते हैं कि महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप लोग किसी गांव में गए नहीं, मैं गया। जिन जिन गांवों में कीर्तन बंद हो गया, जिन जिन गांवों में कथा बंद हो गई, उन्हीं गांवों में हुई है आत्महत्या। जहां पे कीर्तन चलता रहा, लोगों के मन का विष निकलता रहा, और उन लोगों ने आत्महत्या नहीं की। क्यों आपके पूर्वजों ने आत्महत्या नहीं की? True. इस बात को समझिए। मैं केवल आपसे यह कह रहा हूं कि केवल भारतीय संस्कृति है जिसने हमको गाना सिखाया है, जिसने हमको नाचना सिखाया है, जिसने हमको बोलना सिखाया है। तो इसलिए मैं नाटक करता हूं, बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे नाटककारों ने नाटक किया है, पर आज हमने उसको नकारात्मक शब्द बना दिया। अरे यार बहुत नाटक करता है, अरे यार बहुत नौटंकी करने लगा है। अरे नहीं भाई, बहुत बड़ा काम कर रहा है। चलिए। My friends, I would now like to take a question with Professor Bharat Bhaskarji. Sir, as someone who has held leadership positions across several prestigious institutions, how do you guide all of us, I mean the teachers and the students present here, to create a culture of excellence and inclusivity here in academia? If you look at India is a fortunate country because we are born with so much talent that we are unable to groom that talent. Basic idea is to create a environment where this talent gets an opportunity to get incubated and becomes excellent. I'll give you a simple example. We all talk about IITs, IIMs as a center of excellence. Yes, they are center of excellence. Their contribution is tremendous in the not only Indian economy, in the global economy. But if you look at ISRO, you look at our space program, all these programs are driven by non-IIT graduates. There are maybe few IIT graduates there, but predominantly you start looking at the ISRO chiefs for past 8, 10, 5 to 7, 8 ISRO chiefs. They're all non-IITians. It's not that they are physics people or only physics people. There have been physics people like Dr. Vikram Sarabhai, but there have been engineers after engineers who have been ISRO chiefs. What makes them drive the space program, and our space program, I can say, is at par with the rest of the world today. We have done what others have been achieving. The docking and creation are the first step for creation of the space station. This shows that talent was there. They went to local engineering colleges where maybe the environment, when I say environment, maybe the laboratories were not adequately funded. They did not have enough money to experiment with many of those technologies. But they
got groomed and they arrived at certain level. The moment they joined ISRO, they got the opportunity to work with the best of the equipment, best of the people in that organization. And today they proved, despite American ban on our space program and several such things, we have constantly been progressing and have broken the record, and we are better in the space program than rest of the world because of this local engineering college, local science college people, because our technology is several times, I would say in some cases, 1/10 of the cost of the other places. So that is one wonderful part, that you need to provide the grooming environment. What we have failed as a country, because of the financial resource crunch or variety of other things, initially the education was limited only to the government sector. The investments were supposed to be coming only from the government. We could not provide enough opportunity to all of them. So today, with the privatization coming in, many great private institutes have come up, and they will also be contributing along with the what we call the tier 2 government institution in driving the economy of this country. Even in the innovation and incubation field, exactly same thing holds true. Many of the innovations are actually driven from what we call the tier 2 towns. And tier 2 towns do not have that abundant IIT and IIM talent, which also shows that basic capability amongst our youth, and that gives me a positive vibes that we as a country will be able to rise the moment this private universities, government system is able to pump in and create that cultural environment. As a leader, all you have to do, bring all these things together, what I call the critical resource, which is the teaching as well as the equipment. Talent is abundance, and give them freedom and let them flourish. That do not interfere in their business. This automatically happens. Oh, thank you so much. I mean, 2 points that we all should take from what he answered, that let's focus on the local problems and try to solve them there, and let's cultivate the culture of innovation. And thank you very much for showing faith in the private institution in leading this country. Thank you very much. अंत में केवल 4 सवाल हम लेंगे रैपिड फायर के तौर पे। मैं प्रारंभ कर रहा हूं विवेक सर से कि सर, अगर आप किसी क्लासिक फिल्म को दोबारा बना सकते तो वो कौन सी होगी? अगर मैं बना सकता हूं उसको दोबारा, तो वो क्लासिक नहीं होगी। क्लासिक है तो उसे कोई और बना नहीं सकता। तो इसमें ना घुसे, पर हाँ, अगर इतनी अच्छी फिल्में हमने बनाई हैं, पर मैं उन सब में सबसे ऊपर रखता हूं प्यासा को। क्या बात है, क्योंकि वो कंप्लीट आर्ट है, म्यूजिकली, सिनेमैटिकली एंड थीमेटिकली। मेरा अगला प्रश्न डॉक्टर अभय बंग सर से है कि ऐसी कौन सी किताब है जिसे आपने बार बार पढ़ा है या पढ़ना चाहेंगे? कॉलेज में पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए जो पढ़ना पड़ा उसका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन एक तो महात्मा गांधी की माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ और विनोबा की गीता प्रवचन, ये 2 किताबें ऐसी है कि साल में एक बार उसका पारायण करना मैं आवश्यक मानता हूँ। मेरा प्रश्न शेखर सर से कि अगर आप किसी संगीतकार के साथ काम कर सकते तो वह कौन होता? इस भारतवर्ष का पिछले 200 वर्ष का अगर इतिहास हो तो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर से ज़्यादा टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर, राइटर, प्ले राइट, पेंटर नहीं होता। अगर गुरुदेव के पास मुझे थोड़े दिन भी रहने का मौका मिलता तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता। बहुत शुक्रिया। And my last question of this gathering to Sir, if you could have dinner with any one historical business leader, who would it be? I think it be Ratan Tata. वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। Thank you very much. Let's give a big round of applause to all the leaders present here today.